हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स को आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आपको कई सारे नेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। नेशन में जैसे कि आपको इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो आपके बुक के अंदर के टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा आपके कुछ एडिट टॉपिक भी है, जैसे कि आपका रसिया है और इजराइल जो आपका टॉपिक है वो आपका ऐड हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स, ये जो आपके संगठन हैं, इन सभी संगठनों के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो आज हम लोग एक संगठन के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स को आज हम लोग देखेंगे, इसका इतिहास क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, सहयोग के क्षेत्र देखेंगे कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में शामिल देश वो एक दूसरे को किस तरीके से सहयोग करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिक्स है उसकी चुनौतियां क्या क्या है, भारत के लिए ब्रिक्स का क्या क्या महत्व है। ब्रिक्स जो है उसका बैंक के बारे में देखेंगे, जो उसका बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। तो ब्रिक्स जो आपका है वो एक एक लेटर से मिलके बना है। जैसे कि आपका बी है वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है, बी आपका ब्राजील देश को रिप्रेजेंट करता है। आर जो आपका लेटर है यहाँ पर वो रसिया देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई लेटर भारत देश जो यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इंडिया देश को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका सी लेटर है वो चाइना देश को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका एस है, जो आपका लास्ट लेटर है एस, वो साउथ अफ्रीका देश को रिप्रेजेंट करता है। और ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल है उन सभी देशों की जो मुद्रा है वो R से शुरू होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जो आपका B है वो ब्राजील देश को रिप्रेजेंट करता है और उसकी जो मुद्रा है वो है रियल। ब्राजील की मुद्रा रियल है, रसिया की मुद्रा रूबल है, इंडिया की मुद्रा रुपया है, चाइना की मुद्रा रैनबिंडी है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को आर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि इन पांचों देशों की जो मुद्रा है वो आर से शुरू होती है, इसीलिए हम इसको R5 के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका इतिहास क्या है। तो ब्रिक्स के इतिहास को समझने के लिए हम लोग को 2001 में जाना होगा। 2001 में गोल्डमैन सैच्स के एक अर्थशास्त्री होते हैं जिसका नाम होता है जिम ओ'नील। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे एक और पीएम रह चुके हैं जिसका नाम है मनमोहन सिंह, वो भी एक अर्थशास्त्री ही थे, उसी तरीके से गोल्डमैन सैच्स के एक अर्थशास्त्री होते हैं जिनका नाम होता है जिम ओ'नील। ये जो जिम ओ'नील एक अर्थशास्त्री होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जो आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना देश है, ये चारों देश की जो इकोनॉमी है वो राइज करेगी, ये चारों देश की जो अर्थव्यवस्था है उनका विकास होगा। जिम ओ'नील को ऐसा लगता है। तो यहाँ से वो एक रिपोर्ट भी लिखते हैं। तो यहाँ से हमें ब्रिक्स का इतिहास देखने के लिए मिल जाता है। और क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सामान्य बहस होती है। उस बहस में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो जाते हैं, उस बहस को अटेंड भी करते हैं। उस बहस को अटेंड करने के बाद जब वो बहस ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल में भी कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में जो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो आते हैं और पढ़ाने के बाद वो जब चले जाते हैं तो हम जितने भी छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो आपस में बातचीत करते हैं। सेम उसी तरीके से जो ब्रिक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन सभी देश के जो लीडर्स हैं
वो भी बात करते हैं। अब बातचीत बहुत ही सफल रहती है। वो इस बातचीत से ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें ये जो 4 देश है, अभी हम लोग एस की बात नहीं कर रहे, ये जो ऊपर के 4 देश है BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो 4 देश है, इन चारों देश के जो नेता है, जो लीडर्स है बड़े बड़े, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो इस तरीके के जो लीडर्स हैं वो आएंगे और वहां पे पार्टिसिपेट लेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोचते हैं और यहाँ से ब्रिक्स का शुरुआत हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका ब्रिक्स है उसकी स्थापना कब होती है। तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में होती है। शुरू में ब्रिक कहा जाता था, 2011 में ब्रिक्स। जो आपका ब्रिक्स है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आपका ब्रिक्स अभी आपको देखने के लिए मिलता है BRICS देखने के लिए आपको मिलता है। शुरू में इसमें एस नहीं था, एस शुरू में इसमें नहीं था, बाद में इसमें एस जुड़ा है। कब जुड़ा है? 2011 में। अब इसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। किस तरीके से? जो आपका ब्रिक है, ब्रिक मतलब कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो आपके 4 देश हैं, ये शुरू में इनका पहला सम्मेलन होता है रूस के यकातेरिनबर्ग में, जो 2009 में होता है। 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन होता है जो रूस के यकातेरिनबर्ग में होता है। उसके बाद 2010 में ब्रिक्स का दूसरा शिखर सम्मेलन होता है जो ब्राजील में संपन्न कराया जाता है। उसके बाद ये जो आपका 2010 में ब्रिक्स का दूसरा शिखर सम्मेलन होता है, इस समय जो आपका साउथ अफ्रीका देश है, इसको इनवाइट किया जाता है, इसको आमंत्रित किया जाता है, बोला जाता है कि वो भी पार्टिसिपेट करे ब्रिक में, ठीक है, ब्रिक होता है उस समय BRIC, ब्रिक में पार्टिसिपेट करे। तो उसके बाद 2011 में जब ब्रिक का तीसरा शिखर सम्मेलन होता है जो चीन के सान्या में होता है, सान्या एक जगह का नाम है, उस जगह में होता है। तो चीन के जो सान्या में तीसरा शिखर सम्मेलन होता है 2011 में, उस समय जो आपका साउथ अफ्रीका देश है वो पार्टिसिपेट करता है, वो शामिल हो जाता है। और तब से अभी तक अगर आप देखोगे, अभी हम लोग समिट को भी देखेंगे अच्छी तरीके से, तो तब से अगर अभी तक आप देखोगे तो उस समय से लेकर अभी तक साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है। ये पांचों के पांचों देश ब्रिक्स में जुड़े हुए हैं। अब हम लोग ब्रिक्स की संरचना को देखेंगे कि ब्रिक्स की बनावट किस तरीके की है, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो जो ब्रिक्स की संरचना है, मैंने यहां पर साफ साफ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं, ना ही किसी संधि द्वारा बना। मतलब क्या है इसका? ब्रिक्स कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। इसको आप संगठन कह सकते हैं, लेकिन इसको आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं कह सकते, और ना ही किसी संधि के द्वारा बना है। थोड़ा सा अगर हम लोग कंपैरिजन यूरोपीय संघ से करें, तो जो आपका यूरोपीय संघ है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वो मार्चिस संधि के द्वारा बना है, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो आपका यूरोपीय संघ वाला वीडियो था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स है 5 देशों का एक प्लेटफॉर्म। ये जो 5 देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों देश का एक प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स। और हर साल ब्रिक्स क्रमानुसार से सम्मेलन भी होता है। चलिए इस वाले लाइन को समझने के लिए हम लोग पूरे के पूरे शिखर सम्मेलनों को समझते हैं जो अब तक हुए हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रिक्स का अब तक हुआ शिखर सम्मेलन। अब तक जितने भी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन हुए हैं, उन सभी सम्मेलनों को, उन सभी समिट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन में सभी शिखर सम्मेलन आ रहे होंगे, तो चलिए उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो पहला शिखर सम्मेलन है ब्रिक का, BRIC का जो शिखर सम्मेलन है, वो 2009 में कराया जाता है। कहां पर कराया जाता है? 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में ये संपन्न कराया जाता है। दूसरा शिखर सम्मेलन ब्रिक का BRIC, अभी भी BRIC ही है,
तो ये 2010 में ब्राजील में संपन्न कराया जाता है। और 2010 में दिसंबर 2010 में अगर हम लोग बात करें तो इसी समय साउथ अफ्रीका को इनवाइट भी किया जाता है कि वो ज्वाइन करे ब्रिक में। उसके बाद जो तीसरा शिखर सम्मेलन है वो 2011 में चीन के सान्या जगह में किया जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था। और इसी समय जो साउथ अफ्रीका है वो ज्वाइन करता है ब्रिक को। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 जो भारत में संपन्न कराया जाता है नई दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और इस समय जो हमारे पीएम होते हैं उनका नाम होता है श्री मनमोहन सिंह जी। और जो आपका पांचवा शिखर सम्मेलन है वो 2013 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न कराया जाता है। छठा शिखर सम्मेलन 2014 में ब्राजील में, सातवां 2015 में रूस में संपन्न कराया जाता है, आठवां 2016 में भारत के गोवा में संपन्न कराया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भारत आ गया वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और नौवां शिखर सम्मेलन 2017 में चीन में संपन्न कराया जाता है। 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कराया जाता है। 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में ब्राजील में कराया जाता है। 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में रूस में संपन्न कराया जाता है। और 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में संपन्न कराया जाता है। और ये जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ है 2021 में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका शिखर सम्मेलन था ये वर्चुअली कराया गया था, क्योंकि इस समय आपका कोरोना वायरस आ चुका था। कोरोना वायरस के कारण ये जो शिखर सम्मेलन था इसको वर्चुअली कराया गया था। ऑनलाइन के जरिए जितने भी लीडर्स से उन्होंने बात किया था। और जो आपका 14वां शिखर सम्मेलन है वो 2022 में चीन में संपन्न कराया जाता है। और ये चीन है, इस समय के अगर आप नेता की बात करेंगे तो इस समय आपने सुना होगा, जिसका बहुत न्यूज़ चलता है, शी जिनपिंग, वहाँ का ही शिखर सम्मेलन है जो चीन में आयोजित कराया जाता है। तो इतना आपको समझना था। ये आपका था ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो अभी तक हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलनों में जो आपका 2014 से लेकर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको क्रमानुसार देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ब्रिक्स, तो ब्रिक्स है तो आपका ब्राजील 2014 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे हो गया है, देश जो है ऊपर नीचे हो गए हैं, क्रमानुसार से नहीं हुआ है। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखोगे तो ब्राजील हो गया, उसके बाद 2015 में रूस, 2016 में भारत। जैसे कि ब्रिक है तो BRIC फिर S, BRIC फिर S, इस तरीके से शिखर सम्मेलनों को आयोजित कराया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यही आपका क्रमानुसार यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आएंगे, जो है आपका ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर संगठनों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। चाहे हमने यूरोपीय संघ के बारे में जानकारी प्राप्त की हो तो उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था, उसी तरीके से जो आपका ब्रिक्स है उसका भी उद्देश्य है। तो चलिए ब्रिक्स के उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिक्स का पहला उद्देश्य और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये है, अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से विकास करने के लिए अलग अलग देश के बीच सहयोग व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। इसका पहला उद्देश्य यह है कि अधिक स्थायी तरीके से, न्याय संगत, न्यायपूर्ण तरीके से, पारस्परिक रूप से, पारस्परिक रूप मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से मिलजुल कर विकास करने के लिए अलग अलग देश के बीच सहयोग व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना इसका पहला उद्देश्य है, जिससे लाभ हो। दूसरा उद्देश्य इसका यह है, ब्रिक्स द्वारा सभी सदस्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। ब्रिक्स का दूसरा उद्देश्य यहां पर यह बोला गया है कि ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल है, 5 देश शामिल है इसमें, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इसमें शामिल है। तो ये पांचों देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। मान लेते हैं किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है ब्रिक्स में शामिल देश की, और मान लेते हैं किसी देश की, ब्रिक्स में जितने शामिल देश हैं उन्हीं में से किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही नीचे जा रही है।
किसी की ऊपर इकोनॉमी जा रही है और किसी की नीचे जा रही है। तो जिसकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है वो उस छोटे वाले देश को साथ देगा या फिर सलाह देगा, जिससे जो छोटा वाला देश है वो भी तरक्की करेगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें शामिल देश प्रतियोगिता से बचते हैं। ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल है वो सभी देश प्रतियोगिता मतलब होता है कंपटीशन से बचते हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो ब्रिक्स जो है वो अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इसमें कई सारी चुनौतियां भी है, उसको भी अभी हम लोग समझने जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका ब्रिक्स है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और ये आपके पेपर में पूछने का ज्यादा चांसेस है। तो अगर हम लोग ब्रिक्स की विशेषताओं को देखें, इसके फीचर्स क्या क्या है, तो इसका पहला विशेषता यहाँ पर ये लिखा हुआ है लगभग 40% संसार की जनसंख्या ब्रिक्स में। इसको समझने के लिए आप इस वाले मैप को देखो। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 5 देश देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये जो 5 देश हैं वो सभी ब्रिक्स में शामिल देश है। और ये 5 देश हैं, ये सभी देश की जो जनसंख्या है वो पूरे संसार में 40%, मतलब कि इन 5 देश की जो आबादी है ये 40% है। और बाकी भी बहुत सारे देश हैं, उन सभी देश की आबादी को हम लोग काउंट नहीं कर रहे। हम लोग बस इन 5 देश की आबादी को भी अगर काउंट करें, परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो 40% आबादी इन्हीं 5 देशों की है। ब्रिक्स की दूसरी विशेषता यह है कि लगभग 30% विश्व की जीडीपी, ये जो ब्रिक्स में शामिल देश है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की जो जीडीपी है विश्व में, संसार में 30%, मतलब कि इनकी जीडीपी 30% है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि बस ये 5 ही देश है और इनकी जो जीडीपी है वो 30% है। ब्रिक्स की तीसरी विशेषता यह है कि लगभग 30% विश्व का क्षेत्रफल। ब्रिक्स का तीसरा विशेषता यह है कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आप इस मैप को दोबारा देखो तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो 5 देश है, ये 5 देश हम लोग मैप में देख सकते हैं। तो ये जो मैप में आपको 5 देश देखने के लिए मिल रहे हैं, ये 5 देश विश्व में 30% क्षेत्रफल को घेर करके रखे हैं। मतलब कि 30% क्षेत्रफल इन देशों के पास है। मतलब ये है कि 5 देश जो आपके हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसमें आप खुद देखो कि जो आपका रसिया देश है वो पूरे के पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश की अगर हम लोग बात करें तो आपका रसिया देश ही है। तो वही अगर इसमें शामिल हो गया तो 30% विश्व का क्षेत्रफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि रसिया है इसमें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ब्रिक्स की चौथी विशेषता यह है कि ब्रिक्स में शामिल 5 देशों का व्यापार 18% होता है संसार में। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ भी है, लगभग 18% संसार में व्यापार। ब्रिक्स में शामिल 5 के 5 देशों का संसार में 18% का व्यापार होता है, ट्रेड होता है। अब अगर हम लोग ये समझे कि ब्रिक्स का सहयोग का क्षेत्र कैसा है, मतलब कि ब्रिक्स में जितने भी शामिल देश है वो आपस में सहयोग किस तरीके से करते हैं, आपस में मदद किस तरीके से करते हैं, ये बोला जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स में 5 देश शामिल है तो आपस में किस तरीके से मदद करेंगे, तरीका क्या है उनका। ब्रिक्स में शामिल देशों का आपस में मदद करने का पहला तरीका है आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स में शामिल देश जितने भी होते हैं उन सभी देशों का आर्थिक सहयोग करने से व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ा है। ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल होते हैं उन सभी देशों के द्वारा आर्थिक सहयोग करने से, वही आपस में ही सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, तो उसके कारण व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ा है। ब्रिक्स समझौते से हमें कई सारे सहयोग देखने के लिए मिले हैं। जो ब्रिक्स समझौता हुआ है
जो आपका ब्रिक्स समझौता हुआ है, BRICS समझौता जो हुआ है, उसके कारण हमें कई सारे सहयोग देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, वो जो कस्टम ड्यूटी वाला सहयोग होता है, वो सभी सहयोग इसके अंदर शामिल होंगे। और ब्रिक्स में शामिल देशों का आपस में सहयोग करने का दूसरा तरीका क्या है, मतलब कि आपस में मदद करने का दूसरा तरीका कौन सा है, वो है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। मतलब कि संस्कृति, खेल, शिक्षा और फिल्म आदि क्षेत्रों में। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स में शामिल देशों के द्वारा संस्कृति, खेल, शिक्षा और फिल्म आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि एक देश की संस्कृति दूसरे देश में सिखाई जाती है, एक देश का खेल दूसरे देश में खिलाया जा रहा है, एक देश की शिक्षा दूसरे देश में पढ़ाई जा रही है, और एक देश का जो फिल्म है, जैसे कि भारत देश का फिल्म है, वो रसिया देश में दिखलाया नहीं जाता क्या, तो वो दिखलाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। और मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, खुलापन, समावेशिकता, विविधता और सीखने की भावना। मतलब कि ब्रिक्स में शामिल देशों के बीच पीपल टू पीपल एक्सचेंज के जरिए खुलापन, समावेशिकता, विविधता और सीखने की भावना जैसे मामलों में संबंध मजबूत होने की आशा की जाती है। मतलब क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका जो खुलापन है, इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। खुलापन मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, या फिर आप उसको अच्छी तरीके से बता सको, गहराई से खुलकर उसके बारे में आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सको, तो उसको हम लोग कहते हैं खुलापन। समावेशिकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी नॉलेज को समाहित करना। विविधता और सीखने की भावना, ये जितने भी यहाँ पर आपको मामले दिख रहे हैं, इन मामलों से ब्रिक्स में शामिल देशों के संबंध मजबूत होने की उम्मीद की जाती है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। और ब्रिक्स में शामिल देशों के द्वारा आपस में सहयोग करने का तीसरा तरीका कौन सा है, मतलब कि आपस में मदद करने का जो तीसरा तरीका है वो कौन सा है, उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। वो तीसरा तरीका है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि ब्रिक्स में शामिल जितने भी देश हैं, वो सभी देश संसार को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत, निष्पक्ष बनाएंगे। जो विश्व है, जो संसार है, उसमें हम लोग शांति, सुरक्षा, विकास और न्यायसंगत मतलब कि न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से हम लोग विश्व को बनाएंगे, सहयोग करेंगे। और ब्रिक्स में शामिल देशों द्वारा घरेलू और क्षेत्रीय चुनौती के लिए एक दूसरे को सलाह देना। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स में शामिल जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के द्वारा घरेलू और क्षेत्रीय चुनौती अगर हो जाती है किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश मतलब कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो देश है, इन सभी देशों में से किसी भी देश के अंदर अगर चुनौती मतलब कि विवाद हो जाता है, तो उसके बाद वो जो बाकी देश होंगे वो एक दूसरे को सलाह देने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, साउथ अफ्रीका की विदेश नीति के लिए ब्रिक्स एक माध्यम। इसका मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका की विदेश नीति के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसका अर्थ यहां पर यह है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग बात करते हैं एनडीबी के बारे में, जो ब्रिक्स के देशों के द्वारा बनाया गया एक बैंक है एनडीबी। तो अगर हम लोग इसकी जानकारी ले, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये जो एनडीबी है, इस पर विचार कब आया था, तो 2012 में जब मनमोहन सिंह जी का सरकार होता है, तो उस समय ब्रिक्स का चौथा शिखर सम्मेलन होता है। और चौथा शिखर सम्मेलन के समय एनडीबी पर विचार आता है। उस समय ये जो पांचों देश होते हैं वो जाते हैं
और उसके बाद एनडीबी जो आपका बैंक है उस पर विचार आता है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को होती है। और इसका जो हेड ऑफिस है, इसका मुख्यालय वो संघाई में है। और संघाई किधर है? चाइना में स्थित है। तो अगर हम लोग एनडीबी के उद्देश्य को देखें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो एनडीबी का मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ये होता है कि इसमें शामिल देशों की अर्थव्यवस्था के विकास परियोजना के लिए आर्थिक मदद करना। ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उन प्रोजेक्ट के लिए जो आर्थिक मदद देगा, जो पैसे से रिलेटेड मदद देगा, वो होगा आपका एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यही चीज यहां पर बोला गया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ब्रिक्स से भारत को किस तरीके से लाभ मिला। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ब्रिक्स के कारण भारत को सामरिक वैश्विक मुद्दों पर बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ मिला है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में सुधार। जितने भी सामरिक वैश्विक मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर भारत को लाभ मिला है। और नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत एनडीबी ने भारत को मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी भारत को लाभ हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग जो स्कीम है उसके कारण एनडीबी ने, जो एनडीबी आपका बैंक है, उसने क्या किया, भारत को मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। $250 मिलियन बहुत ही ज्यादा होता है, उतना जो एनडीबी है वो भारत को उधार दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रिक्स की चुनौतियां। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है रसिया, चाइना और इंडिया का अपना अपना फायदा देखना, जो ब्रिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौती है। क्योंकि जो रसिया है, चाइना है और इंडिया है, वो सभी देश अपना अपना फायदा देख रहे हैं। और वो जितने भी देश है वो सभी देश एक द्वीपीय देश है, जिसके कारण ब्रिक्स को चुनौती मिल रही है, जो सफल नहीं हो पा रहा। एक आप इसको कारण कह सकते हो। और ब्रिक्स का छोटा एजेंडा, मतलब कि जो ब्रिक्स है वो छोटे छोटे मुद्दों पर कार्य करता है। जैसे कि जो आपका ब्रिक्स है वो जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास जैसे मुद्दों पर कार्य करता है, तो उसका जो एजेंडा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो एजेंडे पर विस्तार करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो उसका एजेंडा है, जो उसका मुद्दा है, उस पर फैलाव की आवश्यकता है, उस पर विस्तार करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ब्रिक्स की तीसरी चुनौती क्या है? डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या है? डोकलाम विवाद ये है कि जो आपका भारत है, भूटान है, इन तीनों देश की जो सीमा है वो एक ही जगह लगती है और वो ट्राई जंक्शन बन गया है, वही है आपका डोकलाम, और वो एक विवाद बन चुका है। और OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो आपका चाइना है वो क्या करना चाहता है, अपने आसपास के जितने भी देश है, एशिया के अलावा अन्य, अगर आप उसके आसपास के महाद्वीप को भी देखोगे तो वहां से वो क्या करना चाहता है, एक रोड को गुजारना चाहता है, जिसके कारण उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत ही ऊपर तेजी से राइज करेगी। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती बन जाता है जो भारत एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये OBOR को। ठीक है, इसी कारण के वजह से ब्रिक्स की ये भी एक चुनौती है, OBOR। इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि ब्रिक्स का इतिहास क्या है, इतिहास से लेकर हमने चुनौती तक बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया है। इन सभी चीजों का आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नोट्स दिया गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, उसको मैंने लिखा था।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।